देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं और आज का जो प्रोग्राम है इसमें खास तौर से जो पार्टी होती है वो जो कुछ प्रमुख सवाल होते हैं हफ्ते भर के उसको लेकर सामने मौजूद रहते हैं और प्रमुखता से उस सवालों को उठाते हैं। जी आज जो हमारे मेहमान हैं उनसे पहले हम तारुफ कराएं उससे पहले नज़र डाल लेते हैं कि आज का जो सेंटर पॉइंट है बातचीत का जो सिलसिला जिससे जुड़ने वाला है वो क्या है। पहले इस पर नजर फिर आते हैं मेहमानों की तरफ। तो हमारे यहाँ डर रहे हो तो बाहर निकालो, चलो भैया जाओ आरएसएस के हो, जाओ भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी। और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे हैं, उनको अंदर लाओ। निडर रहना कांग्रेस की विचारधारा या उनका सोच, पार्टी छोड़ने वाले आरएसएस के लोग, ये बात है उन्होंने कही और आज का प्रमुख मुद्दा ये है। लेकिन उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से लेकर पंजाब, तमाम सारी, और राजस्थान को छोड़ दूं मैं, तमाम जगह राजनीति बहुत गर्म है। पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में तमाम चर्चा है, क्या होगा कैसे होगा, सब कुछ मिला के आज बात होगी देश को जवाब दो में। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे हम तारुफ करा देते हैं, परिचय करा देते हैं। अनिला सिंह जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अनिला जी। साधना भारती कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अजीज खान साहब दिख रहे हैं मुझे समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शिवम त्यागी मेरठ से जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मेहमान हमारे साथ रूबरू होंगे तब मैं आपका उनसे भी परिचय कराऊंगा। हम कोशिश करते हैं कि पहले एक ओपनिंग रिमार्क सबका आ जाए, उसके बाद बहस को आगे बढ़ाया जाए या बातचीत के सिलसिले को जोड़ा जाए। सबसे पहले जो बात आज आई है, हमें पार्टी में निडर लोग चाहिए, पार्टी छोड़ने वाले आरएसएस के लोग, जो पार्टी के निडर लोगों को जोड़ना है, जो आना चाहता है हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, जो जाना चाहते हैं हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। ये बातें हैं जो मुक्त तौर से आपने देखी। सबसे पहले साधना भारती, मैं आपके 30 सेकंड आपको देता हूं और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि आपके यहाँ कौन कौन लोग आरएसएस के लोग हैं और आपको कौन कौन किन किन पर शक है, क्योंकि जब ये बात कहती हैं आप तो लगता है कि आपको पता भी होगा, और किन पर शक है और कौन लोग डर रहे हैं और कौन डरा रहा है और क्यों डरा रहा है, ये भी जानना जरूरी है। 30 सेकंड साधना भारती। जी आदरणीय प्रतीक जी, सबसे पहली बात तो ये देखिए, हिंदुस्तान में दो विचारधाराएं हैं, एक तो है गॉडसेवादी विचारधारा, दूसरी है गांधीवादी विचारधारा। गॉडसेवादी विचारधारा हमेशा तोड़ने का काम करती है क्योंकि वो नफरत, द्वेष और घृणा के बजाय गरीबी का नया हिंदुस्तान चाहती है। और जो गांधीवादी विचारधारा है वो एकता, समता और समरसता के बल पर हम तिरंगे की आन बान और शान चाहते हैं। तो राहुल गांधी जी ने सिर्फ इतना ही कहा है कि जिन लोगों को आरएसएस की विचारधारा से जो ओतप्रोत है वो लोग पार्टी से दूर रहे ना आए। हम तो शुरू से आरएसएस वादी विचारधारा, गॉडसेवादी विचारधारा के विरोधी रहे और आज भी है, क्योंकि देश को तोड़ने का काम हम नहीं चाहते कि हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र उद्देश्य जो रहता है वो जाति, धर्म, संप्रदाय में चाहे फूट डालो, शासन करो की नीति अपनाओ और चुनाव में वोट बटोरने की राजनीति लो आपको अपनाओ और सत्ता की खुरचन को चाटो, बस इतना ही काम है इनका। तो हमने तो सिर्फ यही बात कही कि हमें निडर लोग चाहिए जो गांधीवादी विचारों से ओतप्रोत रहे, गॉडसेवादी विचारधाराओं से दूर रहे। पार्टी के अंदर जितने लोग हैं जो गांधीवादी विचारधारा को मानते हैं वो पूरी निडरता के साथ और ताकत के साथ खड़े हैं और अपनी आवाज को उठा रहे हैं। उन्होंने कहा जो लोग चले गए उनके अंदर थी गॉडसेवादी विचारधारा, तो चले गए जो मानते थे उनको। राइट साधना जी, एक बार और बता दीजिए, क्योंकि मुझे राजनीति थोड़ा कम समझ में आती है, ये गोडसे विचारधारा वाले कौन है, जरा नाम लेकर बता दीजिए। राजनीति थोड़ा कम समझता हूँ और जो लोग कम समझते हैं उन्हीं की तरफ मैं भी हूँ, तो पूछ लेता हूँ कौन है ये गोडसे विचारधारा वाले। गॉडसेवादी विचारधारा के वही लोग हैं जिन्होंने गॉडसे को देशभक्त कहा और देशभक्त कहने वाली को संसद में बिठा दिया। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने क्या कहा था, गॉडसे को देशभक्त बताया। ठीक है, बस क्लियर हो गया, क्लियर हो गया जी, बिल्कुल क्लियर हो गया। और जो गॉडसे को मानते थे वो छोड़ के चले गए, यानी ये सिंधिया जी की तरफ इशारा आपने कर दिया जी, और जो गए अभी उत्तर प्रदेश से उनकी तरफ भी इशारा कर दिया। ठीक है, मैं आपकी बात ले ली, मैंने आपको 30 सेकेंड्स दिए। अनिला जी 30 सेकेंड्स आपके जवाब देने के लिए।
देखिए, हमारी विचारधारा यानी कि आरएसएस की विचारधारा क्या है, वो तो साधना जी ने बहुत लंबे चौड़े शब्दों में यहाँ पर बता दिया। गोडसे की विचारधारा, इसकी विचारधारा, उसकी विचारधारा। कांग्रेस की विचारधारा किससे प्रेरित है? थियोसॉफिकल सोसाइटी से, अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने नींव रखी थी ना कांग्रेस पार्टी की, और जिसने उनकी विचारधारा को नहीं माना, उनको निकाल कर फेंक दिया गया या उनका कद छोटा कर दिया गया। कि इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था, पटेल जी को नहीं बनाया गया था। उत्तर देंगी क्या साधना भारती जी? हमने तो किसी की भी अगर विचारधारा मानी, वो भारतीय था और भारतीयता से ओतप्रोत है। मैं आपके बीच में नहीं बोली। हाँ, बीच में नहीं, उसके बाद जब डिबेट ओपन हो जाए, साधना, डिबेट ओपन हो जाए, उसके बाद डिबेट ओपन हो जाने दीजिए, उसके बाद आप बोल सकते हैं। एनी साहब मैडम की सबकी विचारधारा से ओतप्रोत है कांग्रेस। जो उनका पॉलिटिकल वर्टिकल था, वो उन्होंने कांग्रेस के रूप में भारत में स्थापित किया। ये मैं नहीं, ये पूरी दुनिया जानती है अच्छी तरीके से। और उस राजनीतिक दल के द्वारा किस प्रकार से भारत की राजनीति में उन्होंने हिस्सेदारी करी और फिर भारत के टुकड़े करवाए, और फिर भारत में कौन प्रधानमंत्री होगा ये भी तय किया गया, जबकि मैक्सिमम वोट सपोर्ट जो थी वो पटेल जी के लिए थी, वल्लभ भाई पटेल जी के लिए थी। परंतु फिर भी जवाहरलाल जी को बनाया गया क्योंकि अंग्रेज चाहते थे। तो अंग्रेजों से तो हम प्रेरित बिल्कुल भी नहीं है। अखंड भारत का सदैव सपना देखा है, भारत के लिए कार्य किया है, और सदैव जहां जहां आवश्यकता पड़ी वहां पे आपको स्वयंसेवक खड़े हुए दिखाई दिए होंगे। अगर इसको राष्ट्रद्रोह कहते हैं तो आप मुझे ये बता दीजिए, राष्ट्र के प्रति प्रेम उसको कहते हैं जो अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई पार्टी के लोग करते हैं। ये मैं नहीं, आजादी से पहले और आजादी के बाद का इतिहास के पन्ने को। राइट अनिला जी, थैंक यू। 30 सेकंड्स आपके भी हुए। मैं शिवम त्यागी, आपके 30 सेकंड्स, और आप अपना ओपनिंग रिमार्क दे। प्रतीक जी, संघ को समझने के बस की बात किसी फर्जी गांधी के नहीं है। अगर संघ को समझना है तो जिनसे नाम लिया है, अगर उनके बारे में भी पढ़ लिया होता तो समझ में आ जाता संघ क्या है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 1934 में जब पहली बार वर्धा महाराष्ट्र में संघ के एक जगह पर जाकर इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने विजिट किया था, उसके बारे में, संघ के बारे में उनके क्या विचार हैं, अगर उसको पढ़ लिया होता कांग्रेस के प्रवक्ता ने तो समझ आ जाता। खैर, ये फर्जी गांधी से मैं उम्मीद नहीं करता। संघ को लेकर गांधी जी की बाकी जो पीढ़ियां हैं, इनके जो दादाजी थे, उन्होंने 1963 में संघियों को खास तौर पर इन्वाइट किया था। उनके काम से प्रभावित होकर उनके काम से उन्होंने उनको गणतंत्र दिवस की परेड में इनवाइट किया था। 1919 में लंदन में वीर सावरकर जी के पास खुद गए थे महात्मा गांधी जी, ये कहते हुए कि आप इस देश के सच्चे राष्ट्र सपूत हैं। आप साधना भारती, साधना भारती, आजादी के लिए आप मेरे साथ आइए। मैं बताता हूँ, मैं बुलाता हूँ। साधना भारती, जवाब दूंगा ना। ये तो सवाल आपने मुझसे पूछा, ये सवाल आपने मुझसे पूछा, मैं दूंगा जवाब। पता है ना, आइडिया है ना, ज्ञान है ना, गांधी के बारे में जानते हैं ना, इंदिरा गांधी के बारे में ना, जवाहरलाल नेहरू के बारे में। अरे भैया, राहुल गांधी का पाकिस्तानी प्रेम है, इसमें अपने पूर्वजों को तो मत लगाइए कम से कम। अरे गांधी जी को पढ़ लो भाई, इंदिरा गांधी जी को पढ़ लीजिए, और किसी को पढ़ लीजिए। कम से कम इस तरह की भाषा से कुछ होने वाला नहीं है। पढ़ के आया कीजिए। आप महिला हैं, आपका सम्मान है, लेकिन कृपया करके पढ़ के आया कीजिए। शिवम, साधना भारती का ऑडियो डाउन, साधना भारती का ऑडियो डाउन, साधना भारती का ऑडियो डाउन ना करें। जी, ध्यान नहीं है आपको बिल्कुल भी। बोलिए। 10 सेकंड और दे दीजिए। मैं कहता हूं 10 सेकंड। चाहे महात्मा गांधी जी की बात हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी की बात हो, चाहे इंदिरा गांधी जी की बात हो, सभी की बात करता हूं मैं। उन्होंने संघ का भी सम्मान किया, उन्होंने संघ को गणतंत्र दिवस की परेड में भी इनवाइट किया। वीर सावरकर जी के पास इस देश के राष्ट्रपिता खुद गए कि आप इस देश की आजादी में मेरी मदद कीजिए, मेरा साथ दीजिए। इसके अलावा इंदिरा जी ने वीर सावरकर जी के लिए डाक टिकट निकाला। और ये देखिए, ये कैसी भाषा बातें हैं। ये आज संघ को अलग अलग तरह की परिभाषाएं देते हैं। जो परिभाषा पाकिस्तान देता है वही परिभाषा देती है कांग्रेस। ऊपर निकलने की बात है और देश को एकता और अखंडता के साथ चलने की बात है। 30 सेकंड आपके पूरे। साधना भारती, सम्मान से बात कर रहा हूँ। ये पता नहीं कैसी साधना भारती, मैं अपने संस्कारों का परिचय नहीं दूंगा यहाँ पर। आप दे रही है, देते रहिए। साधना भारती, मैं अपने साधना भारती, ऑडियो डाउन, 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 ऑडियो डाउन। आराम से शिवम त्यागी, आराम से। साधना भारती, आराम से। जी, जवाब दूंगा मैं भी जवाब दूंगा। शुभ जमाई, 30 सेकंड्स आपके। आरएसएस के लोग, उन्होंने कहा कि जो हमारी पार्टी में है कांग्रेस से वो छोड़ के चले जाएं। और एक ओवैसी जी का भी बयान है कि जो योगी जी हैं वो
लैला लैला या मजनू मजनू करके जो मेरे पीछे दौड़ रहे हैं और जो मेरे बन के चिल्ला रहे हैं, उसकी जगह वो ये कहें हेल्थ केयर और बाकी चीजों पर ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर। ओवैसी जी का ये बयान, दोनों चीजों पर आपके 30 सेकंड्स। जी देखिए, दो सवाल आपने पूछे, मैं दोनों का बारी बारी से जवाब देना चाहूंगा। 30 सेकंड सबसे पहले तो ये कि आरएसएस के हवाले से है। देखिए, राहुल गांधी जी बहुत नेक दिल के इंसान है, ईमानदार है और सच्चाई से साफ गोई से अपनी बात कह देते हैं। और आजकल के ज़माने में ऐसे लोगों को जो है बड़ी मुश्किल से लोग नेता एज एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि जो लोग झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, उन्हीं को नेता माना जाता है। तो मुझे लगता है कि एक अपवाद है राहुल गांधी जी ईमानदारी से, और उन्होंने वही कहा जो पटेल जी जो हमारे देश के जो लौह पुरुष माने जाते, उन्होंने ही आरएसएस को बैन किया था, आपको पता है। और कब किया था? जब गांधी जी की हत्या हुई और ये नाम आने लगा कि आरएसएस और हिंदू महासभा के लोग जो है इस हत्या में संलिप्त थे। तो कांग्रेस में कैसे आ गए आरएसएस के लोग? कांग्रेस में आरएसएस के लोग कैसे आ गए? ये तो मेरा जाती तजुर्बा, आपको पता है कि मैं पहले यहाँ से अहमद पटेल साहब के साथ मेरा वक्त गुजरा और मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। और उसी जमाने में मेरा अपना खुद का मुशाहिदा है कि बहुत सारा आरएसएस के लोग ये कहते हुए मैंने सुना है कि अरे मैं तो राहुल जी से कहता हूँ कि मुसलमानों का साथ छोड़ दें और ये ऐसे वैसे यहाँ से तो इस तरह के लोग होते हैं। और राहुल गांधी जी ने बहुत सही कहा है कि ऐसे आरएसएस के लोग, अभी बहुत करंट एग्जाम्पल है हेमंत विश्व शर्मा, कांग्रेस ने उनको यहां से जन्म दिया, आसाम में सीएम बनने लायक बनाया, इतना बड़ा नेता और चेहरा बने। आज जब वो भाजपा में शामिल हुए तो फौरन अपनी जो पुरानी वो दिल के अंदर भड़ास है वो निकालते हुए आज ऐसे ऐसे स्टेटमेंट और वही काम कर रहे हैं जो आरएसएस की नीति है। अब आप सवाल सोचिए ना कि इतने दिनों से जो मुसलमान कांग्रेस के जो लोग आसाम में उनको वोट दे रहे थे और उनको मंत्री बना रहे थे, वो कितना ठगा सा महसूस करते होंगे। और राहुल जी ने सही किया कि जब हेमंत विश्व शर्मा ने आरोप लगाया कि राहुल जी मेरे पर ध्यान न देकर के अपने जो डॉगी है पिद्दी को ध्यान दे रहे थे और वही नाराजगी में वो छोड़ के चले गए। मैं तो कहता हूं राहुल जी ने इतने अच्छा काम किया कि शायद वो उसी वक्त पहचान गए होंगे कि इस आरएसएस के आदमी की उसकी औकात जो है इस पिद्दी से भी कम है, इसलिए उसको ध्यान नहीं दिया। और आज बहुत संतुलित शब्दों का प्रयोग, संतुलित और संतुलित शब्दों का प्रयोग। जी ठीक है, मैंने लिया शेख जमाई, मैंने आपका लिया। बहुत संतुलित, बहुत संतुलन के साथ जी शुएब जमाई मैंने लिया। मैं आपके पास आऊंगा। अरे हेमंत बिश्वा शर्मा अगर नेता नहीं थे और वोट बैंक कांग्रेस का था तो जीती क्यों नहीं कांग्रेस? 2016 में कैसे हार गए आप? अगर कांग्रेस के वोटर थे तो 2021 में कैसे हार गए आप? अगर कांग्रेस का वोटर था तो हेमंत बिश्वा शर्मा जीते कैसे? अरे थंपिंग मेजॉरिटी से जीते भाई। वो वोट बैंक हेमंत बिश्वा शर्मा का था, कांग्रेस का नहीं था। कांग्रेस का होता तो कांग्रेस सरकार बना लेती वहां पर। किसी पे व्यक्तिगत हमला नहीं, व्यक्तिगत हमला नहीं, अल्ले संतुल इसके ऊपर पॉइंट आउट किया गया हो। ऐसे ही बढ़ता रहेगा। राइट, मैं दोनों को रोक रहा हूं। 30 सेकंड्स। डॉक्टर अजीज खान, समाजवादी पार्टी, दोनों जिस बात को कहा गया ओवैसी के बयान पर और कांग्रेस का, जी आपकी अपनी बात, 30 सेकंड्स। देखिए प्रतीक भाई, जहां पर लैला मजनू की बात हो, जो पार्टी लैला और मजनू की बात करती हो, आप बताइए वो राजनीतिक पार्टी देश के लिए कितना गंभीर हो, ये मेरे ख्याल से हम सब समझ सकते हैं। मैं आज इस पे कुछ इस बात का जो जवाब देना चाहूंगा, कुछ शेर से जवाब देना चाहूंगा। वो मैं कहना चाहूंगा इन सारे लोगों के लिए कि तुम फसादात के मंसूबे बनाते क्यों हो? कौम को बांटकर आपस में लड़ाते क्यों हो? तुम भी महफूज ना रह पाओगे नादानी में, आग के शहर में बारूद बिछाते क्यों हो? तो ये इशारा किसकी तरफ है, ये क्लियर कर दीजिए, क्योंकि बहुत क्लियर नहीं है। आपने लैला मजनू वाली बात कही, वो तो ओवैसी जी की तरफ जाती है, तो क्लियर कर दीजिए। देखिए प्रतीक भाई, जनता समझ गई, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हम अपनी विचारधारा को बताना चाहेंगे। हमारी विचारधारा यह है कि वेद को कुरान के नजदीक लाइए और धर्म को ईमान के नजदीक लाइए। भारत को बचाना है तो अजीज इंसान को इंसान के नजदीक लाइए। हम चाहते हैं, हम लोग, हम माने ये भारतवर्ष, ये देश, ये प्रदेश चाहता है कौमी एकता, और ये धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले लोगों को वो पसंद नहीं करता है। आज जिस तरीके से धार्मिक धर्मीकरण कर इस प्रदेश को में चुनाव जीतने का प्रयास किया डॉक्टर अजीज खान, उन्होंने कहा कि आप इतने सालों तक सत्ता में रहे, एक आदमी उप मुख्यमंत्री नहीं बना पाए मुसलमान। वो तो सामने खुलेआम बोलते हैं आपसे, तो आप चाहे जितना कहते रहिए। देखिए प्रतीक भाई, तेलंगाना में फुल फ्लैश इनकी राज है, इनकी राजनीतिक वर्चस्व है।
ये वहां पे मुख्यमंत्री की दावेदारी क्यों नहीं किया? वहां मुख्यमंत्री इन्होंने क्यों नहीं बनाया? आज ये तेलंगाना हैदराबाद से आके उत्तर प्रदेश में जहां 0.2% वोट है इनका, यहां पर मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं। अरे भाई, हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। मैं उसमें बहुत कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि प्रदेश की जनता ऊब चुकी है बीजेपी से। कोई भी कारनामे कर लिए जाए, प्रदेश की जनता अब बीजेपी को माफ करने वाली नहीं है। प्रदेश की जनता जमीनी हकीकत को जान चुकी है, और बीजेपी जब जमीनी हकीकत में जाएगी और उसे पता चलेगा तो उसका जमीन के, उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगा। जी, शुएब जमाई कुछ कहना चाह रहे हैं। शुएब जमाई, तो डिबेट इज ओपन। नो, द डिबेट इज ओपन। शुएब जमाई कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनको दे रहा हूं पहला चांस। डिबेट इज ओपन नाउ। जी, शुएब जमाई, बट वेरी क्विक। प्रतीक जी, हाँ। प्रतीक जी, देखिए, चूंकि बात लैला मजनू वाली कहानी पर आई है, तो मैं अपने तमाम जो साथी दल है, सेकुलर दल है, उनसे यही कहना चाहूंगा कि सर, जब बसपा राजस्थान में चुनाव लड़ सकती है, बसपा गुजरात में चुनाव लड़ सकती है, आरजेडी जो हमारी पहली पार्टी थी वो दिल्ली में चुनाव लड़ सकती है, बंगाल में जाके चुनाव लड़ सकती है, तो अगर ओवैसी साहब जैसे कि यहाँ से माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री ने ये कहा कि अगर कोई भी छोटा दल हमारा साथ आना चाहे, गठबंधन करना चाहे, तो वो ओपन है। जबकि रिपोर्टर ने उनसे नाम लेके पूछा कि क्या ओवैसी साहब भी गठबंधन करने आएंगे तो आप साथ देंगे, तो अखिलेश यादव ने ये नहीं कहा कि सीधे सीधे कि नहीं जी मैं साथ नहीं लूंगा, ये तो भाजपा की बी टीम है, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो भी छोटे दल हमारा साथ देने आएंगे, हमारा गठबंधन करेंगे हमारे साथ, और भाजपा को हराने चाहते हैं तो हम उनका साथ देंगे। राइट सर, टेकन योर पॉइंट, टेकन योर पॉइंट। एक छोटी पार्टी है, जैसे तमाम छोटी पार्टियां हैं, अगर वो चुनाव लड़ती है, गठबंधन करना चाहती है, तो मुझे लगता है राइट सर, राइट सर, टेकन योर पॉइंट, टेकन योर पॉइंट। अजीज खान साहब जवाब देना चाहेंगे तो देंगे। नाउ द डिबेट इज ओपन, नाउ द डिबेट इज ओपन। प्रतीक भाई, हाँ जी, प्रतीक भाई, 10 सेकंड दे दीजिए। शोएब जी बहुत बेहतरीन बात कह रहे हैं। हिंदुस्तान में हमारे आईन ने, हमारे संविधान ने सबको हक दिया है। कोई भी शख्स कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, अपनी बात को रख सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर हैदराबाद से जिस तरीके से ओवैसी साहब यहाँ चुनाव लड़ने आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, हमें कोई एतराज थोड़ी है। हम ये नहीं कह रहे, हम आज जो ये बताना चाहते हैं कि प्रदेश की जनता त्रस्त किससे है। प्रदेश की जनता महंगाई से, बेरोजगारी से, कोरोना काल में जिस तरीके से दवाइयां नहीं मिली, बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं ठीक है अजीज खान, तमाम समस्याएं प्रदेश में रही, उससे त्रस्त है। अजीज भाई, मैं इस बात को मानता हूं कि चुनाव जो है योगी वर्सेस ओवैसी नहीं है, चुनाव जो है भाजपा वर्सेस जनता है, और यही नैरेटिव सेट करना चाहिए। राइट सर, मैं अनिला जी, मैं ठीक हूँ, मैं राइट सर। ऑडियो सारी ऑडियो डाउन। नाउ द डिबेट इज ओपन। मैंने आपका पॉइंट ले लिया, डॉक्टर अजीज खान आपका भी ले लिया, और मैंने आपका भी शुएब भाई आपका भी ले लिया। अब डिबेट ओपन है। मैं ये कोशिश ये रहनी चाहिए कि व्यक्तिगत हमले ना हो। कौन, साधना भारती, मैं आपकी पॉइंट आउट करके कह रहा हूं कि किसको बुला लिया, कौन आ गया, कैसे आ गया। ये मेरे मेहमान हैं, 100 बार बुलाऊंगा, 50 बार बुलाऊंगा, 1000 10,000 बार बुलाऊंगा। जैसे आप सम्मानित हैं वैसे शिवम त्यागी। अगर विचारों से डर लगता है, सुन लीजिए साधना भारती, विचारों से डर लगता है, जवाब साधना भारती, ऑडियो डाउन साधना भारती जी की। साधना भारती जी, सम्मानित हैं आप, बहुत सम्मानित हैं, सम्मान के साथ सुनिए। अगर विचारों से डर लगता है, विचार से, तर्क से डर लगता है, तो डिबेट फिर नहीं है, कोई और चीजें होगी। लेकिन अगर तर्क का जवाब तर्क से है तो सुनिए बहुत आराम से। 30 सेकेंड साधना भारती। नाउ योर डिबेट इज ओपन। साधना भारती, अब आपको ही पहला मौका। बताइए आरएसएस के लोग कांग्रेस में कैसे पहुंच गए। मैं आ रहा हूं नीला जी, आरएसएस के लोग कांग्रेस में कैसे पहुंच गए। और सवाल यह कि घर अपना नहीं संभाला गया, जब अपना ही घर नहीं संभाला गया तो फिर छोड़ के जाने लगे लोग को आरएसएस कैसे बोल दिया, यह सवाल है जी। अब आप बोलिए, अब आपका है डिबेट जी। आदरणीय प्रतीक जी, सबसे पहली बात अनिला सिंह जी की कुछ बातों का जवाब दूंगी। उन्होंने कुछ प्रश्न उठाए, उन्होंने कहा कि हमारी क्या विचारधारा है वो बता दूं। तो मैं पूछती हूँ इनसे कि इनकी क्या विचारधारा है। क्या इनकी ये विचारधारा है कि इनके आरएसएस ने कभी तिरंगा नहीं फहराया? इनकी ये विचारधारा है कि अंग्रेजों से माफी मांगी इन लोगों ने, आजादी के आंदोलन में उंगली तक नहीं कटवाई? ये इनकी विचारधारा है। और आरएसएस के लोग कह रहे हैं स्वयंसेवी, तो ये स्वयंसेवी कहां सो रहे थे कोरोना काल में? चंदा चोरी कर रहे थे कोरोना काल में, चंदा चंपत घोटाला करा रहे थे, तब सब गायब थे कोरोना के काल में, मात्र भ्रष्टाचार चल रहा था। और दूसरी बात मैं
प्रश्न उठाना चाहती हूँ कि राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट हमें गॉडसे को देशभक्त बताने वालों से नहीं चाहिए। तो आप राष्ट्रवाद पे ज्यादा भाषण और मन की बात ना किया करें। 50 बार कह चुकी हूँ, फिर कहूंगी, जन की बात करने की हिम्मत दिखाइए तो अच्छा लगे। दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ कि आप कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा किसमें नहीं चल रहा। यहाँ नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह चौहान का लड़ाई झगड़ा मध्य प्रदेश में खुला है। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ और उनके डिप्टी सीएम, उनके विधायक खुद उनका विरोध करते नजर आते हैं। खुद पिछड़े वर्ग की राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट जो सौंपी, उसके लिए खुद इनके विधायक पत्र लिख रहे हैं। तो आज सवाल ये है, कहां सिर्फ फुटबॉल नहीं है, इनके घरों में लड़ाई है, ये दबाते हैं। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, हम आवाज उठाते हैं, उसके लिए उसका निराकरण। राइट साधना, राइट साधना भारती, राइट, मैं आ रहा हूँ, राइट साधना भारती, मैं आ रहा हूँ। अनिला जी आप जवाब देंगी, आप बिल्कुल जवाब देंगी, आप वेट करिए जी। शिवम त्यागी जी हाथ उठा रहे हैं। शिवम त्यागी जी मैं आपको देता हूं, लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि किसके घर में सिर्फ फुटबॉल नहीं है, सिर्फ अनिला जी आ रहा हूं, वेट करिए, मैं आ रहा हूं। आप बहुत सब्र के साथ सुन रही हैं, मैं आ रहा हूं। उन्होंने कहा किसके घर में सिर्फ फुटबॉल नहीं है, तो लेकिन सड़क पे सिर्फ फुटबॉल हो और घर के अंदर हो, कुछ फर्क लगता है। लेकिन बहरहाल शिवम त्यागी, बोलिए सर, इसको निपटा देता हूं मैं 30 सेकंड में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सर फुटबॉल की बात नहीं है, लेकिन इस देश में 51 साल के युवा राहुल गांधी इस देश के सबसे इनकॉम्पिटेंट युवा हैं। मामला एक जगह का नहीं है। एक चीज बताइए, ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, जतिन प्रसाद चले गए, इसके अलावा तमाम पार्टी में फूट चल रही है, जितनी जगहों पर सरकारें हैं वहां पर भी लड़ाई है। मुझे समझ में नहीं आता कि लड़ना क्यों जरूरी है, चिल्लाना क्यों जरूरी है। तो ये मामला इनके इनकॉम्पिटेंस का है, इनसे इनका अपना परिवार संभलता नहीं, अपना घर संभलता नहीं, और संघ को गालियां देंगे, भारतीय जनता पार्टी को गालियां देंगे, उसकी सरकार को गालियां देंगे, जो वहां पर इधर से उधर आते हैं उनको गालियां देंगे। अब इनको कहिए, मैं इनको बड़ा, इनका प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह से ये चिल्लाती है इसका कोई लाभ नहीं है। जब ये अपने आप शांति से साधना, ऑडियो डाउन, दोनों के ऑडियो डाउन, दोनों के। साधना आप सौम्यता के साथ सुनिए, बहुत आप अच्छा बोलती हैं। साधना जी आप बहुत अच्छा बोलती हैं। आप तो कथा वाचन करती हैं। कथा तो विनम्रता के साथ, सौम्यता के साथ होती है। आप सुनिएंगी तभी अच्छा बोलेंगी। इसका नियम ही यही है, जो सुनता है वही अच्छा बोलता है, और जनता भी ये जानती है। शिवम त्यागी जवाब दीजिए, जल्दी दीजिए, वेरी क्विक, उसके बाद वो बीजेपी की प्रवक्ता। और ये और दूसरा जो कहा ओवैसी जी ने कि वो लैला है राजनीति के, मैं कहता हूं लैला कम अम्ब्रेला ज्यादा है। सबको कहते हैं आप भी मेरे साथ आ जाओ, आप भी मेरे साथ आ जाओ, आप भी मेरे साथ आ जाओ। दिक्कत ये आता कोई नहीं। वहां पर बंगाल में सिद्दीकी को साथ लेने गए थे, नहीं आए वो उनके अम्ब्रेला के नीचे। उत्तर प्रदेश में राजभर जी का आपने देखा ही, वो उनके प्रोग्राम में पहुंचे नहीं। तो कुल मिलाकर हालात यही है, उत्तर प्रदेश ने अपना मन बनाया हुआ है, सभी चुनावों में ये दिखाया भी है, आगे भी यही दिखाएगा। जी अनिला जी जवाब, अनिला जी राइट, अनिला ये ऐसा है कि डॉक्टर खान ने कहा कि अपनी शेरो शायरी के लहजे में कहा कि भाई हम तो ये चाहते हैं कि कुरान के पास वेद आए, वेद के पास कुरान है। वेद, जो हम हिंदू हैं हम तो कहते ही हैं, वेदों में लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम, परंतु वेद तो कुरान के पास आ जाएगा, पर कुरान तो बिना लव जिहाद के किसी जो वेद का पालन करते हैं उनको अपने आगोश में लेते ही नहीं है। शेरो शायरी में कहना बड़ा आसान है डॉक्टर खान, असलियत में ये है आप लोग टारगेट करके लव जिहाद करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, और आप लोग इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं कि वेद और कुरान साइड बाय साइड प्यार और प्रेम से आगे बढ़े। ये सच्चाई है। तो शायरी में कहना कुछ अलग बात है और धरातल की सच्चाई कुछ और होती है। और ओवैसी जी क्या कह रहे हैं कि योगी जी मजनू बन के मुझको लैला लैला कर रहे हैं, 6 फुट लंबी दाढ़ी मूछ वाली लैला। मुझे समझ में नहीं आ रहा अपनी ख्वाहिशों को वो क्यों शब्दों के रूप में जाहिर कर रहे हैं। अपनी ख्वाहिशें अपने दिल में दबा के रखें। ये हैदराबाद नहीं है। ऐसा नेता जिसकी पकड़ केवल हैदराबाद में ओल्ड टाउन जो है, ओल्ड सिटी जो है, वहां तक सीमित है। वो ख्वाब कितने लंबे लंबे देख रहे हैं, अपने को लैला बताकर भी यहाँ पर वोट बटोरना चाह रहे हैं। तो लैला का नाच जो है ना उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाला है। तेलंगाना में जाए, हैदराबाद के जो ओल्ड सिटी है, पुराना शहर है, जहां इनकी थोड़ी बहुत पकड़ है, वहां तक रखें। सीधी सी बात है। यहाँ योगी जो है, योगी का अर्थ क्या होता है, योगी का अर्थ जिन लोगों को नहीं पता है वो इस प्रकार की गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। दिन से रात हो जाती है, दिन ब दिन, चाहे सप्ताह हो चाहे साल हो, 7 to 24 जो काम कर रहे हैं, धरातल पे कार्य कर रहे हैं। जी अनिला जी राइट। डॉक्टर अजीज खान आप बहुत पहला पोर्शन आप जवाब देंगे, दूसरा पोर्शन शोएब जमाई जवाब देंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक में चाहता हूं। ब्रेक के बाद मैं हाजिर होता हूं। मुझे मालूम है ब्रेक में थोड़ा सा कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, लेकिन मैं तुरंत हाजिर होता हूं।
शख्स नारियल पर बैठता है, दूसरा अगरबत्ती जलाता है। जहां भी जमीन के नीचे पानी मिला, नारियल घूमने लगता है। एक बाबा के अद्भुत चमत्कार की। देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से हाजिर है और सीधे डॉक्टर अजीज खान आपको जवाब देना था और शोएब जमाई दूसरे हिस्से का जवाब था। वेरी क्विक, आप दोनों लोग जवाब दें, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। जी देखिए प्रतीक जी, अभी जैसे मैंने धार्मिक एकता की बात की, किस तरीके से अनिला जी को बड़ी तकलीफ हो गई। ये नहीं चाहती है धार्मिक इत्तेहाद हो इस मुल्क में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भागवत जी बड़ी मुश्किल से 95 साल के बाद आरएसएस को समझ में आया था कि साहब हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है। लेकिन मुझे यह लग रहा है कि अभी बीजेपी के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है। जैसे साक्षी महाराज, गिरिराज सिंह और साध्वी प्रज्ञा, इन सबको समझ में नहीं आया था। आज भी मुझे लग रहा है यहाँ के नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को समझ में बात नहीं आ रही है, जबकि समझना चाहिए। यही मैं कह रहा हूं, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं समझते हैं तो ना समझे। देश को जवाब दे बेरोजगारी पर, महंगाई पर, जिस तरीके से प्रदेश की जनता त्रस्त है, हम चाहेंगे कि उस पर ये जवाब दे। आज तेल 100 के पार हो गया है, पेट्रोल आज 200 रुपए किलो सरसों हो गया है, क्यों? इस पर जवाब दे। एक बड़ा अहम सवाल इनसे मैं आज रखना चाहता हूं कि जिस तरीके से पिछड़े समाज का बड़ा इन्होंने उस पर बड़ा क्रेडिट लेने की कोशिश की। 27 मंत्रियों को ओबीसी समाज के अभी केंद्र सरकार ने बनाया। मैं जानना चाहता हूं कि मेडिकल एंट्रेंस नीट में ओबीसी समाज का जो 27% आरक्षण था वो अभी समाप्त कर दिया 2017 से। यह बीजेपी का असली चेहरा है। दूसरी बात, 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, केवल 4% पिछड़े समाज के लोगों को दिया गया, 23% उनका गायब कर दिया गया। ये पिछड़ा आयोग ने राइट सर। सर एक सवाल सर, प्रतीक जी 10 सेकेंड, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। सरकारी वकीलों की भर्ती हुई उत्तर प्रदेश में, पिछड़े समाज को गायब कर दिया इन्होंने। बांदा यूनिवर्सिटी में 16 प्रोफेसर की भर्ती हुई, राइट सर, ठाकुरों की हुई, राइट सर, और उसके बाद 5 सवर्ण की हुई। पिछड़ा समाज कहां गया? ये राइट सर। दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। पिछड़े समाज का जो अनिला सिंह जी जवाब दीजिए। अनिला जी करीब, मैं आ रहा हूं, शोएब आ रहा हूं, शोएब जमाई आ रहा हूं, अनिला सिंह जी जवाब देना चाहती हैं। जी अनिला। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि डॉक्टर खान को समझ लेना चाहिए कि यादव जी की पार्टी का मतलब ये नहीं होता है कि ओबीसी मतलब केवल और केवल यादव। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर कोई भी सरकार होगी, उसको ये देखना होगा कि वो सबके लिए बराबर हो, चाहे वो अगड़े हो, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो। पर दुर्भाग्यवश यादव जी की पार्टी को केवल पिछड़ों में केवल और केवल यादव नजर आते हैं। बीजेपी ने आरक्षण खत्म कर दिया। शांत रहिए, अब आप शांत रहिए, मुझे बोलने दीजिए। मैं सच्चाई बोल करके कि आरक्षण खत्म, पिछड़े समाज का आरक्षण खत्म। जो भागवत जी ने बिहार में कहा था, बिहार में आराम से अनिला जी को बोलने दीजिए। अजीज जी, अनिला जी को बोलने दीजिए, अनिला जी को बोलने दीजिए। मुझको मालूम है किस जाति को कितना क्या पढ़ाया गया। केवल जवाब दे अनिला सिंह, अगर पिछड़े वर्ग की इतनी बात कर रही है तो मुसलमानों का मोदी पिछड़े वर्ग के थे। और मैं पूछना चाहती हूँ कि एक महिला बीडीसी की रक्षा करते हुए साधना आ रहा हूं मैं, साधना भारती, साधना ऑडियो डाउन, साधना भारती ऑडियो डाउन। बड़े एडवोकेट हैं, कौन से वाले? पसमांडा के, अशरफ के, कौन से मुसलमानों के? तमाशा बना के रखा हुआ है। मुसलमानों के बारे में जानकारी तक नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को खिलौना बना के रखा हुआ है। मुसलमानों को केवल आप दिखा दें कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस्लामोफोबिक है, आप लोग के साथ नहीं खड़े हो सकते। राइट अनिला जी। मैं गिनाती हूँ कि मुसलमानों के लिए हमने क्या किया है। यादव जी की पार्टी जरा 5 काम गिनवा दे, मैं तो 10 गिनवाऊंगी। केवल ये कहना कि मुसलमान हमारे हैं, हमारे हैं, ये बात पूरी हो जाती है। बिल्कुल ठीक कहा जब ये कहा गया कि डीएनए हमारा एक है। जितने सब कन्वर्ट्स हैं, जो बाहर से आए हुए हैं उनको छोड़ दीजिए। बाहर से आए हुए कितने हैं यहाँ पे पॉइंट्स में? तो जितने यहाँ पे हिंदू कन्वर्ट हुए तो हमारा तो डीएनए एक है। परंतु ये है कि आप लोगों को राजनीति के लिए हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग करना है। जी आ रहा हूँ साधना जी, आ रहा हूँ अनिला जी, आ रहा हूँ जी। शोएब जमाई डॉक्टर खान यादव जी को झूठ फरेब यानी मैं आ रहा हूँ। अजीज साहब आ रहा हूँ, जवाब मौका दूंगा, मैं मौका दूंगा। शोएब जमाई वेरी क्विक। शोएब जमाई जी। अभी
भाजपा की प्रवक्ता ये कह रही थी कि डीएनए के बारे में कि डीएनए सेम। मैडम, डीएनए हमारा वाकई में सेम है उनके साथ जो देश की गंगा जमनी तहजीब, देश की एकता, अखंडता और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं। हमारा डीएनए उनके साथ बिल्कुल सेम नहीं हो सकता, जो देश को तोड़ने की बात कर सकते हैं, जो खुलेआम पटौदी में रह करके मुसलमानों को नरसंहार की धमकी देते हैं, और उनका जो समर्थन करने वाले लोग जो खुलेआम पत्रकार दानिश सिद्दीकी के मौत का जश्न मनाते हैं, जो खुलेआम जो है मुसलमान बच्चियों के अपहरण की बात करते हैं, जो खुलेआम मुसलमान बच्चियों के अनिला जी, बोलने दीजिए। बनाती। देखिए, मैंने इनकी बातें सुनी। अनिला जी बोलने दीजिए। शुएब जमाई, शुएब जमाई, शुएब जमाई, मैंने इनके बीच में कुछ नहीं बोला था। हाँ ठीक है, बस भाषा मर्यादा का ध्यान रखेंगे, मर्यादा का ध्यान रखेंगे। जी बोलिए। मैंने मर्यादा का ध्यान रखा। जी बोलिए। प्रतीक जी, क्या हमारा डीएनए उनके साथ मैच कर सकता है जो मुस्लिम बच्चियों के बेचने के लिए एक सुल्ली डील्स नाम का एक ऐप बनाते हैं और कहते हैं कि मुस्लिम लड़कियों की बोली लगाओ, और उसके बारे में कोई भाजपा प्रवक्ता या बीजेपी आरएसएस का नेता नहीं कहता कि इन लड़कों ने गलत किया, और वो सब बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। क्या उन लोगों के साथ हमारा डीएनए मैच कर सकता है जो खुलेआम पटौदी में महापंचायत? शुएब जमाई जो भी बोलेंगे उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। शुएब जमाई, तर्क के साथ और लॉजिक के साथ। शुएब जमाई जो भी बोलेंगे उसका पीछे लॉजिक और उसके पीछे साक्ष्य बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, वरना जिम्मेदार आप हैं जो बोल रहे हैं। बिल्कुल दूंगा जी। आप देश की जनता को जानना चाहिए कि ये क्या कर रही है भाजपा आरएसएस। ये लोग सुल्ली डील्स नाम से एक ऐप, ठीक है, आगे बढ़िए, उसके आगे बढ़िए। वो कोई अच्छी चीज नहीं जिसको बार बार आप कोट करें। आगे बढ़िए, उसके आगे बढ़िए, मैं उसका जवाब लेता हूँ। क्या पटौदी में महापंचायत करके बीजेपी के हरियाणा के प्रवक्ता अम्मू साहब ने ये नहीं कहा था कि हमको मुसलमानों के मारने का अधिकार भी नहीं है, यानी पार्लियामेंट में इनके लिए कानून ला दे कि मुसलमानों का तुम नरसंहार करो और एथनिक क्लींजिंग? किसी ने उनके खिलाफ कुछ बोला? कोई कार्रवाई हुई? क्या इनके साथ हमारा डीएनए मैच कर सकता है? क्या वो गोपाल आतंकवादी जो जामिया में गोली चलाया था, जिसको बेल पर बाहर है, वो खुलेआम नहीं कह रहा है कि जो जमाई का जवाब दे? जी, क्या नहीं कहा? शिवम त्यागी ध्यान रखेंगे, मर्यादा का ध्यान रखेंगे। शिवम त्यागी, उसका किसी ने विरोध किया? ऐसे लोगों के साथ राइट शुएब जमाई, मैं ध्यान रखूंगा थोड़ा सा। जी, शिवम त्यागी जवाब देते समय ध्यान रखेंगे। सबका जवाब अम्मू जी का जो भी जिसका भी नाम ये ले रहे हैं, जिसका भी नाम ये ले रहे हैं, मुझसे आप पूरी तरीके दुनिया भर की चीजों को रिपोर्ट करने का। जी, भद्रता की उम्मीद करें, मैं अभद्रता नहीं करता, मुझे सम्मान दे दीजिए। जी, थोड़ा समय दे दीजिए। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं, अजीज और शोएब जमाई जी ने कहा कि एक ने कहा कि क्या गंगा जमनी तहजीब वाले की जो जिम्मेदारी है, जो नहीं मानते हम उनको न माने। दूसरा, अजीज जी ने कहा कि क्या गीता और कुरान एक साथ नहीं आ सकते, धार्मिक सौहार्दता की जो बात करें वो साथ नहीं आ सकते, इससे बीजेपी को प्रॉब्लम है। क्या ये सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है? मतलब अखलाक को 1 करोड़ रुपया मिले और ध्रुवराज को मिले 54, और धार्मिक सौहार्दता की जिम्मेदारी हमारी। लव जिहाद का कानून में कन्वर्ट करें आप, महिलाओं को फंसाए आप, और धार्मिक एकात्मता की जिम्मेदारी आप मुझे बताइए। गालियां दे महिलाओं के चीर हरण करें आप, देखिए किस तरह से शाब्दिक को नहीं बोला, मैं नहीं चाहता। इनको समझ में क्यों नहीं आता है? चिल्लाना क्यों शुरू कर देते हैं? शुएब जमाई मैं जवाब दूंगा। शुएब जमाई जय श्री राम का नारी चरित्र है। प्रतीक जी, आप इनको रोकना पड़ेगा। प्रतीक जी, शुएब जमाई ऑडियो डाउन। शिवम एक शब्द का इस्तेमाल आप ध्यान से करेंगे, फंसाने और ये सारे शब्द जो हैं, जैसे मैंने उनको रोका, कोई वेबसाइट का कोड कर रहे थे, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम कौन सी वेबसाइट है, मेरी नजरों से गुजरी है, वो ना मेरी नजरों से गुजरी है। मैं ऐसी कोई चीज ऑथेंटिकेट नहीं करूंगा। देखिए शिवम क्या डिबेट, ऑडियो सारी डाउन। देखिए बहुत बहुत साफ सी बात है, अगर हम समाज में जोड़ नहीं सकते तो समाज में नमक मत डालिए घाव में। बहुत ईमानदारी के साथ कर चुनाव आएंगे, होएंगे, सब जो देखेंगे, लेकिन ऐसी चीज नफरत मत फैलाइए। शिवम त्यागी, नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड। 15 सेकंड। अगर एक भी शब्द मैं गलत बोलूं तो इसके बाद मैं अपने आप नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरा सीधा सा सवाल है, जय श्री राम कहने वाले को अखिलेश जी बीजेपी का एजेंट बताएं और अपनी रैली में उसको गिरफ्तार करवा दें, और धार्मिक सौहार्द की जिम्मेदारी सिर्फ बीजेपी की। राम भक्तों पर गोली आप चलवाएं, लेकिन धार्मिक सौहार्द की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी।
मुलायम सिंह यादव मुसलमानों को अपीस करने के लिए यहां तक कह जाएं कि मैंने गोली आपके लिए चलवाई थी, और धार्मिक सौहार्दता की जिम्मेदारी सिर्फ बीजेपी की। 1000 मूक बहादुर बच्चों को कन्वर्ट आप कर ले और धार्मिक सौहार्दता की जिम्मेदारी हमारी। आप मुझे एक चीज बताइए, धार्मिक सौहार्दता रहनी चाहिए, होगी और हमेशा रहेगी, लेकिन ये जिम्मेदारी बराबर है। डॉक्टर अजीज खान कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक साथ डॉक्टर अजीज खान जी, मैं आ रहा हूं। शुएब जमाई आ रहा हूं, साधना भारती आ रहा हूं मैं। शुएब जमाई वेट करिए। डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान। प्रतीक जी देखिए, प्रतीक जी हाँ। आप देखिए प्रतीक जी, जिस तरीके से मुझे इनसे शिवम से बहुत उम्मीद थी कि अब ये जवाब देंगे और बेहतर जवाब देंगे, लेकिन ये जवाब देने के बजाय बेरोजगारी पर, महंगाई पर हमने जो ओबीसी समाज के बारे में पूछा, आप ही ने हिंदू मुस्लिम शुरू किया था, उस पर जवाब देने के बजाय आप ही ने धार्मिक सौहार्दता की बात की, आप ही हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। शोएब जी बैठकर ऐप बता रहे हैं और मैं जवाब भी ना दूं, मुसलमान पर आगे मैं जवाब भी ना दूं। मतलब आप अरे भाई मैं एक बात कहता हूं, मैं एक बात कहता हूं। डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान, शिवम त्यागी, मैं तीनों को रोक रहा हूं। मैं ऑडियो डाउन। मैं एक बात कह रहा हूं, क्या हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ के बात नहीं हो सकती? क्या हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ के बात नहीं हो सकती डिबेट में? साधना भारती, मैं दोनों को रोकता हूं। मैं शिवम आपको भी रोक रहा हूं। मैं नहीं मैं डिबेट नहीं करनी हिंदू मुसलमान पे। जी साधना भारती, ये मुझे बताइए, साधना भारती प्लीज जवाब दीजिए, मुझे जवाब दीजिए कि अगर आरएसएस के लोग कांग्रेस में थे तो अब तक क्यों नहीं पता चला? और अगर वो जब वहां पे मौजूद थे, जिनमें आपने नाम लिए हैं, बड़े बड़े नाम हैं वो कांग्रेस के, सिंधिया जी राइट, पता नहीं चला। जितेंद्र प्रसाद पता नहीं चला, हेमंत शर्मा विश्वास पता नहीं चला, और अभी तक थे कैसे? और अगर थे तो आपने पता कैसे नहीं किया? और डर रहे थे तो पता नहीं कैसे चला? और ये डर के गए हैं, ये कैसे नहीं पता चला? ये बात महत्वपूर्ण है। मैं आ रहा हूं। शिवम त्यागी, यू हैव टू वेट। साधना भारती जी से पूछा है जी, मैं आ रहा हूं। अनिला जी मैं आता हूं, आ रहा हूं। अनिला जी बहुत धैर्य से आप बैठी हैं, मैं आता हूं आपके पास। जी साधना भारती। मैं आदरणीय प्रतीक जी, मैं आपका जवाब दे दूं उससे पहले मैं एक बात का जवाब देना चाहूंगी। अनिला सिंह जी ने एक मंत्र बोला, उन्होंने कहा वसुधैव कुटुंबकम। इस मंत्र का अर्थ आप समझिए पहले कि सारा संसार हमारा परिवार है, और अगर आप वसुधैव कुटुंबकम बोल रही हैं तो उसको मानिए। राम को मानते हैं तो राम की भी मानिए। ये राम राज्य के दर्शन नहीं हुए उत्तर प्रदेश में। आदरणीय अनिला सिंह जी, आपने हमेशा महिलाओं के मुद्दे पे कई बार आप डिबेट करती हैं। आज आप मुझे कुछ सवालों का जवाब दे दें। मैं कोई हिंदू मुसलमान करने नहीं आई हूँ, ना ही मैं उस पर बात करूंगी। मैं ये पूछती हूँ कि तब आप कहाँ सो जाते हैं राम राज्य की बात करके, ये बड़े बड़े मंत्र बोलकर, जब बहराइच के अंदर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए एक महिला बीडीसी को रात को 2 ऑडियो डाउन। साधना भारती, ऑडियो डाउन। साधना भारती, मुझे लगभग 24 बरस हो गए। साधना भारती, मुझे 24 बरस हो गए टीवी करते हुए, और मुझे मालूम है कि अगर सवाल का जवाब नहीं देना है तो दूसरी तरफ राह पकड़ लो और निकल जाओ किनारे से, और एंकर चुपचाप बैठता रहेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा। मैं टोक दूंगा, सवाल मैंने पूछा था, मैंने सवाल कुछ पूछा था, आपको पता कैसे नहीं चला? और आरएसएस पे जब आप बात कहती हैं, आरएसएस पे जब आप बात कहती है तो उसका जवाब भी तो आप ही देंगी ना अनिला जी, साधना जी, जवाब तो आप देंगी ना। आप कहां पहुंच गई जी? ऑडियो खोलिए उनकी। आपके पूर्व जो वक्ता बोले उनका भी जवाब देना मेरा कर्तव्य है। आप तो, कांग्रेस की प्रवक्ता मैंने हिंदू मुसलमान की डिबेट बंद कर दी। मैं नहीं करना है। मैंने डॉक्टर अजीज को भी मना कर दिया, मैंने आईएमएफ को उनको भी मना कर दिया, शुएब जमाई को भी मना। मैंने नहीं करना हिंदू मुसलमान पे बात। मुझे हिंदू मुसलमान पे बात नहीं करनी साधना भारती। मुझे सवाल का जवाब चाहिए। आप अगर दें वहां पे आइए, बोलिए। मैं बिल्कुल दूंगी आपके। मैं कोई हिंदू मुसलमान नहीं कर रही, क्योंकि पिछड़ों पर बात हुई। मैं एक सवाल पूछ रही हूँ जो जायज है, वो मुझे पूछने दीजिए। मैं पूछती हूँ, जब बहराइच में एक महिला पीडीसी की रक्षा करते हुए मायाराम लोधी भाजपा के गुंडों से खिलाफत करते हो तो उन्हें पीट कर मार दिया जाता है। आज भी कोई न्याय नहीं है। आज भी उन गुंडों को बिरयानी खिलाई जा रही है स्थानीय पुलिस स्टेशन में। तो कहाँ है अनिला सिंह जी? तब क्यों नहीं मुद्दे को उठाती हैं? मेरा भी पैतृक निवास उत्तर प्रदेश में है, लेकिन जब मैं सवाल पूछती हूँ तो मौन साध लेते हैं। दूसरी बात आपने कही कि हम क्यों नहीं पहचान पाए। अरे भाई, जब वो कांग्रेस पार्टी में कोई है तो आज भी, आज तो बोल दिया ना राहुल गांधी जी ने कि अगर कोई भी व्यक्ति गॉडसेवादी विचारधारा से ओतप्रोत है तो वो चला जाए। हम गॉडसेवादी विचारों का समर्थन नहीं करते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं, और ये गॉडसेवादी विचारों का समर्थन करते रहे। आज बनारस की स्थिति क्या है? छन्नूलाल मिश्रा से क्या मिले प्रधानमंत्री जी, जिनकी बेटी कोरोना से मर गई और उन्होंने 25,000 रुपए उसके शव की शक्ल देखने के लिए दिए, जो प्रस्तावक रहे लोकसभा चुनाव में? क्या है जवाब अनिला सिंह के पास? क्या है जवाब उत्तर प्रदेश में महिलाओं जी? शिवम त्यागी, मैं आ रहा अनिला जी, आ रहा हूं। शिवम त्यागी प्लीज रिस्पॉन्ड। शिवम त्यागी प्लीज रिस्पॉन्ड। बहरहाल उन्होंने कहा कि
मैं बड़ी छोड़ के चले शालीनता जाएं। और सम्मान मैं बिल्कुल पॉइंट पर ही कहूंगा। जब इन्होंने महिला सम्मान की बात की और तमाम जगहों की बात की और तमाम मुद्दों की बात की, मैं आपसे बड़ी शालीनता से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप एक काम करिए, एनसीआरबी का डेटा उठाकर देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में अगर एक भी महिला के साथ बलात्कार तब तक होता है, सरकारें जिम्मेदार है। शिवम त्यागी, प्रतीक जी देखिए ना इनकी भाषा देखिए आप, मैं क्या कहूं इनको, मतलब आप कोई व्यक्ति क्या कहेगा इस तरह की भाषा को। ये कहते हैं कि डेटा वेटा मत बताइए, ये कहां से लेकर आती है ये तर्क। इनको डेटा नहीं चाहिए, इनको पता नहीं है, इनको झारखंड की हालत नहीं पता, महाराष्ट्र की हालत नहीं पता, राजस्थान की हालत नहीं पता, वहां का डेटा नहीं पता। आके चिल्लाने भर से प्रवक्ता नहीं बन जाते हैं साहब, आपको तथ्यों पर बात करनी पड़ेगी। अरे फिर वही उसी पर आ रहा हूं, लेकिन उसके वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होता, बने रही हमारे साथ। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ये कार्रवाई की गई। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। दिल्ली के पास गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच एक मुड़ा गया कि इस गाड़ी के जरिए वहां शराब की तस्करी की जा रही थी, जिसके बाद देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं नाम पढ़ देता हूं तो ऑर्डर में रहेगा, तो जिससे कि कोई बीच में नहीं बोलेगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले मैं अनिला जी आपसे ओपन करना चाहता हूं, साधना जी मैं उसके बाद आपके पास आ जाऊंगा, जिससे बीच में कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। डॉक्टर अजीज और शुएब जमाई मैं आपके पास आता हूं। अनिला जी, जो पार्टी छोड़ के गए वो आरएसएस के लोग थे, ये राहुल गांधी का कहना है, और दूसरे पार्टी के निडर लोगों की को जोड़ना है, ये भी वो ये कह रहे हैं। आपका विचार इस पर, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। जी देखिए, ये राहुल गांधी जी का ये जो बयान है ना, अपने आप में बेहद इमेच्योर्ड मैं इसलिए कहूंगी कि आपके परिवार से अगर कोई छोड़कर बाहर जाता है, वो भी अगर सीनियर लीडर्स कोई हो जिनको पॉलिटिकल हिस्ट्री जुड़ी हुई हो आपकी पार्टी से और शुरू से आपकी पार्टी में रहे हो, आपको ये कहना कि वो आरएसएस की मानसिकता, अगर वो आरएसएस को सपोर्टर थे तो इतने दिन से आपकी पार्टी में थे और आपको पता ही नहीं चला। तो सीधी सी बात है, जो ये बयानबाजी वो कर रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ा सोच कर करें तो बेहतर होगा। दूसरी बात यहाँ पर मैं आ जाती हूँ, आजकल उनकी बहन जो है उत्तर प्रदेश के दौरे लगा रही है, वही प्रियंका गांधी वाड्रा जी हैं, जिनको 23 जनवरी 2019 में उत्तर प्रदेश, जो पूर्वांचल उत्तर प्रदेश है, उसका प्रभारी बनाया था और ये जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस की बनी और इनको जिम्मेवारी दी थी 2019 के चुनाव की। ठीक है, 80 में से 67 सीट्स पे कांग्रेस लड़ी थी, 63 सीट्स पे इनकी जमानत जब्त हुई थी, केवल एक सीट रायबरेली जो है वो ये जितवा पाई थी, जो इनकी माताश्री की सीट है। इनके भाई भी हार गए थे अमेठी से। हारने के बाद इन्होंने उत्तर प्रदेश को नीचा दिखाया, जाकर कहा केरला में ये कह के कि उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल मेच्योरिटी नहीं है, केरला के दक्षिण के लोगों में पॉलिटिकल मेच्योरिटी मिलती है। ऐसा प्रदेश जिसने पता नहीं कितने यहाँ प्रधानमंत्री दे दिए, ऐसे प्रदेश को उन्होंने जाकर कहा कि हमारे अंदर पॉलिटिकल मेच्योरिटी नहीं। और जब से इनको ये फुल फ्लेजेड उत्तर प्रदेश का चार्ज इनको मिला है, तो अब अक्टूबर 2020 से अब तक का देख लीजिए, 5 या 6 बार ये आई हैं। 6 महीने में एक बार शक्ल दिखाती है, उल्टे सीधे बयानबाजी करती हैं, फोटो ऑप्टिक्स करती है, उसके बाद ये गायब हो जाती है। और दूसरी बात, मैं एक चीज और समाजवादी पार्टी के लिए कह दूं, समाजवादी पार्टी जो कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली पार्टी हो, उससे हम क्या सोच सकते हैं? क्या वो हमारे भारत के बारे में कुछ सोच सकते हैं? क्या हमारे राष्ट्र के बारे में कुछ सोच सकते हैं? उधर राहुल गांधी जी वही कहते हैं जो इमरान खान कहते हैं, यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाती है। तो उत्तर प्रदेश की जनता जो है समझदार है प्रतीक जी, कि जो राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, तो क्या वो मेरे उत्तर प्रदेश का भला कर पाएंगे? जी, डॉक्टर अजीज आएंगे आपके पास। डॉक्टर अजीज, बिल्कुल आपके पास जवाब लूंगा। साधना भारती पहले। जी, आदरणीय अनिला सिंह जी ने बड़ी अच्छी मन की बात कही, फिर से जन की बात नहीं कही। चलिए मैं कर देती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात ये कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो क्या मुमकिन है भाई? मोदी है तो महंगाई की मोदी मार मुमकिन है। मोदी है तो युवा बेरोजगार मुमकिन है। योगी मोदी है तो क्या शमशान के आगे कतार मुमकिन है। योगी है तो पेट्रोल डीजल 100 के पार मुमकिन है। योगी है तो महिलाओं पर अत्याचार मुमकिन है। योगी है तो देश का बंटाधार मुमकिन है भाई। योगी है, मोदी है, तो इनके लिए तो उत्तर प्रदेश और देश का बंटाधार बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन जो मुमकिन नहीं है, अब वो मुमकिन ये नहीं है कि अल्पसंख्यक गांधीवादी, अल्पसंख्यक जो गौरसेवादी हिंदू, अरे आप बीच में मत बोलिए, बौखलाइए मत मैडम, मन की बात मत कीजिए, मन की बात मत कीजिए मैडम। अब के बाद अल्पसंख्यक
अध्यक्ष हिंदुओं को की चुप बातों पाए, में कार्यकारी बहुसंख्यक अध्यक्ष का गांधीवादी और जी। आतंकवादी नहीं है। बोलने दीजिए, सिंह। बोलने दीजिए, अनिला जी बोलने दीजिए, तो बंटाधार है, अनिला जी बोलने दीजिए साधना अनिला जी। सिंह बंटाधार बहुत हो कर गया लिया। है, दिवालियापन हो चुका है बोलने दीजिए, आपके बीच में नहीं बोली ना मैं। साधना जी को बोलने दीजिए। कोकिला जाति। आपको पड़े ये हुए कोई तरीका नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है। देश का बंटाधार अरे राहुल उसने तो गांधी कर ने दिया, किया, अरे चिल्ला क्यों रही है मैडम? उनके नाना ने अरे किया, क्यों उनके चिल्ला पिता रही ने है किया। मैडम? बौखलाइए देश मत, का बंटाधार बौखलाइए करने मत। वाले आज वसुधैव आपको पाठ पढ़ा रहे हैं। कुटुंबकम को पढ़िए, बौखलाइए मत। बंटाधार अरे करेंगे। आपने हिंदुस्तान अरे में बंटाधार मोदी कर को दिया। नाम दिया है महिलाओं भारत की को। आवाज उठाने अब वाली है, किसको बताओ अगर मायाराम भारत लोधी को में न्याय कोई कब मिलेगा? मोदी की दीपा वजह लोधी से। को न्याय जी, कब जी, जी, जी। मिलेगा? अनिला जी बोलने दीजिए, साधना जी को बोलने दीजिए। चंद्रलाल मिश्रा से कब मिलने जाएंगे PM? ये हवाबाजी और मन की बात करना बंद करो। जन की बात शुरू करो। कुछ नहीं समझ में आता। बोलने से जी। नहीं ये माइक आप खा भी जाएंगी ना लीना सिंह जी, तो अभी गॉडसेवादियों की आवाज नहीं बुलंद कर पाएंगी। दूसरी बात, आपने आतंकवाद की बात कही। अगर आप आतंकवाद की इतनी विरोधी हैं, तो आतंकवाद की आरोपी जिन्होंने शहीद अहमद करकरे पर क्या आरोप लगाए और किस तरह बात की, उस प्रज्ञा सिंह ठाकुर को संसद में बिठा दिया। और आज मैं पूछती हूँ कि जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने कौन गया था? राष्ट्रवादिता की बात करें, कौन गया था? आतंकवादी बताने वाला जरा मन की बात कम किया करो। जन की बात शुरू करेंगे तो उत्तर प्रदेश का विकास क्या होता है? ये साधना बात जी, 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 ठीक है। मैं दोनों को रोक रहा हूं, मैं दोनों को रोक रहा हूं, दोनों को रोक रहा हूं। जी, डॉक्टर अजीज खान, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और आप कौमी एकता की बात करते हैं, तो ये तो बेईमानी हो जाती है। डॉक्टर अजीज खान। देखिए प्रतीक भाई, अब मुझे बीजेपी से ये उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी इस कदर इस हद तक गिर जाएगी और मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके का प्रोपेगेंडा रचेगी। ये मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। इंसान गिरता है, जवाब नहीं दे पाता है तो बहाने ढूंढता है, लेकिन पाकिस्तान को बीच में लाके शामिल कर ले, ये वाकई में दुखद है। इनका कोई डिबेट, इनका कोई चुनाव बगैर पाकिस्तान के पूरा नहीं होता। एक बात, मैं 1 मिनट मुझे मौका दे प्लीज, आप बोलेंगे नहीं। दूसरी बात, अभी मैंने सवाल किया था आरक्षण में, भागवत जी ने बिहार में बयान दिया था कि अब आरक्षण खत्म होना चाहिए। मैं अनिला जी से जवाब चाहता हूं, क्या वाकई में बीजेपी आज इस बात पर विचार कर रही है? बीजेपी विचार कर रही है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए? भाई चिल्लाएंगे, प्रतीक गिरोह किया, प्रतीक गिरोह किया, ये तरीका नहीं। जी, आराम से। ये तरीका नहीं। जी, जी, ये तरीका नहीं है प्रतीक जी, अनिला जी, ठीक। अजीज जी 5 मिनट, प्रतीक जी 5 सेकंड। देखिए प्रतीक जी, आपका चैनल बहुत सम्मानित है, बहुत लोग देखते हैं जी। बड़ा संदेश जाता है, बात समझिए आप। हम ये जानना चाहते हैं, क्या आरक्षण की बात जो भागवत जी ने कही थी, क्या बीजेपी उस पर बहस, कर रही है? उस पर बहस की बात कही थी कि बहस हो सकती है, बहस शुरू की जानी चाहिए, ये खत्म करनी जी, चाहिए। जी। तो क्या ये वाकई में ऐसा करना विचार चाहिए? किया जाना ये जवाब चाहिए, दें। ये बात कही थी। दूसरी ठीक। बात प्रतीक जी, मेरा मोटा सवाल है, जी। कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, बीजेपी की क्या तैयारी है? केवल 4.5% डबल। शिवम त्यागी प्लीज रिस्पॉन्ड, मैंने ले लिया। शिवम त्यागी प्लीज रिस्पॉन्ड। जी, ऑडियो डाउन शिवम त्यागी। जी, मैं बड़ी शालीनता से छोटे छोटे पॉइंट में सबको रिस्पॉन्ड करता हूं। प्रतीक जी, वेरी सबसे क्विक, पहले वेरी क्विक। इन्होंने आरक्षण को लेकर क्या कहा? आरक्षण, हाँ बहुत ठीक है। आरक्षण को लेकर तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने भी क्या कहा था 1960 को लेकर, वो बात क्लियर है। इसके सरसंचालक जी ने जो कहा वो बात भी बहुत क्लियर है, और बीजेपी का स्टैंड भी ऑफिशियल इसमें बहुत क्लियर है। मुझे लगता है उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट बात, जहां तक बात इन्होंने कोरोना को लेकर कहा, मैं कहता हूं जैसे कि हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहां पर सिचुएशंस को देखते हुए राज्यों की भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। और आखिरकार जो मेन मुद्दा शुरू हुआ था, मैं उस पर आ जाता हूं। जब आप कहते हैं कि आज जो ये हालात है और इसको लेकर जो राहुल गांधी जी ने कॉमेंट किया है, वहां पर देख लीजिए आज इनकी हर यूनिट में प्रॉब्लम है। सिद्धू जी की अमरिंदर से नहीं बनती, वहां खींचतान है। नंबर 2, सचिन जी की सचिन पायलट की मांगों को लेकर आज तक कोई सुनवाई नहीं है। शरद पवार जी आज भी प्रधानमंत्री से मिले हैं। महाराष्ट्र की यूनिट का क्या हाल है आप भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश में आज तक नियुक्तियां नहीं हुई। ये आपके घर की लड़ाई है, बेहतर होता। राइट सर, राइट। शुक्रिया। मैं माफी मांगता हूं, लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना। सोमवार को फिर मुलाकात होगी, भैया जी कहेंगे।